चलिए तो 2008 गेट मैथमेटिक्स, अभी 2009 का किया हमने, 10 11 का कर चुके हैं, उसके आगे का हो चुका है। 2008 का क्या है, देखते हैं क्या क्या क्वेश्चंस हैं। तो यहाँ पूछ रहा है आपसे कि कंसीडर द सबस्पेस W, ये एक मैट्रिक्स है, सेट ऑफ मैट्रिसेस जहां पे ए आई जे जीरो, अगर आई इवन है तो आई इवन है तो जीरो है, और ये 10x10 की मैट्रिक्स है, 10x10 की रियल मैट्रिक्स है, ठीक, रियल है। पिछले क्वेश्चन में याद है कॉम्प्लेक्स था वहां पे, तो रियल मैट्रिक्स में एंट्रीज रियल नंबर है, कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स में एंट्रीज कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं। तो यहाँ पे आई इवन है, इसका मतलब सेकेंड रो, सर आई इवन है क्या? सर आई इवन है मतलब जे क्या इवन भी हो सकता है और भी हो सकता है? जी जी जी, तो आई यहाँ रो को रिप्रेजेंट करता है, जे कॉलम को रिप्रेजेंट करता है। तो आई इवन का मतलब जो भी सेकेंड रो के सारे एलिमेंट जीरो है, थर्ड फोर्थ रो के सारे एलिमेंट जीरो है, सेकेंड फोर्थ सिक्स्थ एट्थ टेंथ, 5 रो तो जीरो हो गया, तो बचे कितने, 5 रो। बाकी 5 रो में कितने एलिमेंट चाहिए हमें, 5, 25। कितना, 25। अरे 10x10 का मैट्रिक्स है। हाँ 10x10 में सर 5 रोज एलिमिनेट हो रहा है तो 10 हम्म मतलब 5 रोज 10 रोज 10 कॉलम्स, हम्म तो 10 से 10 रोज से 10 माइनस 5 और इंटू 10 माइनस 5 कितना होता है? अरे 10 मतलब माइनस 5 10 माइनस 5 क्यों होगा, 5 5 25 और 25 को 100 से माइनस करना 75 हो जाएगा। 25 से 100 को मुझे समझ ही नहीं आया कैलकुलेशन आपका। टोटल 10x10 में कितने एलिमेंट है टोटल, 10x10 में टोटल 100 एलिमेंट 100 है, कितने रो है इसमें, इसमें वो 10 रोज है, और कितने रो जीरो हो गए, 5 रोज 0 हो तो गए। कितने रोज नॉन जीरो बचे, 25। एक रो में कितने एलिमेंट है, एक रो में 10 एलिमेंट है, तो 5 रो में कितने एलिमेंट बचे, 50 एलिमेंट नहीं बचे। कैसे कैसे कैलकुलेशन कर रहे हो, चेक करो भाई बाकी लोग। तो मुझे इसमें जो नंबर ऑफ वेरिएबल्स जो इस मैट्रिक्स में बचेंगे, नंबर ऑफ अननोन्स, वो 50 हैं, ठीक है। तो नंबर ऑफ फ्री वेरिएबल्स होता है वो डायमेंशन होता है, नंबर ऑफ फ्री वेरिएबल। तो इस 100 क्रॉस मतलब 10x10 की मैट्रिक्स में 100 एलिमेंट है, 50 एलिमेंट तो जीरो है, ये कह रहा है कि 50 एलिमेंट जीरो है, तो नंबर ऑफ फ्री वेरिएबल 50 बचे, तो डायमेंशन 50 है, ठीक है। तो ऊपर ऊपर छोड़ो, ये आ जाओ, ये तो आसान है, ये भी थर्ड वाला। तो आपको ये रीजन दे रखा है, इंटीग्रेट करना है, आसान ना। यहाँ y का पहले यहाँ dy dx करना होगा, तो आपको ऑर्डर चेंज करना पड़ेगा। पहले dy dx ऑर्डर चेंज कर देना, फिर y की लिमिट 0 से x, फिर x की लिमिट 0 से 1। ऑर्डर चेंज करना जरूरी है, क्योंकि यहाँ पे y x के टर्म में, नहीं तो फिर लिमिट चेंज करनी पड़ेगी, तो उसके हिसाब से। तो ऑर्डर चेंज करके आसानी से हो जाएगा। और x में करो, ग्राफ बना के x का भी कर सकते हो, ग्राफ बना के भी देख सकते हो, तो उससे भी हो जाएगा। ये तो बिना लिमिट चेंज किए भी हो जाएगा, लेकिन ग्राफ बनाना पड़ेगा उसके लिए फिर। ये देखिए, सो ये आपका फोर्थ क्वेश्चन है, 2 वेरिएबल का है। तो क्या पूछ रहा है, पार्शियल डेरिवेटिव निकालना आता है आप लोगों को, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आए। देखो ये सब हर एग्जाम में आता है, जैसे एक क्वेश्चन ये आना ही है पार्शियल डेरिवेटिव का, जैम में भी और गेट में भी जनरली। तो पार्शियल डेरिवेटिव पे या कॉन्टिन्यूटी पे, डिफरेंशियबिलिटी पे 2 वेरिएबल का एक क्वेश्चन तो आना ही है। तो ये सब क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा कि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है कि नहीं, सर ऑप्शन सी होगा सर। है ना। तो जस्ट सिंपल है, इसमें चेक करना आपको, कॉन्टिन्यूटी और पार्शियल डेरिवेटिव निकाल के देखना है बस। तो ये चूंकि डिग्री 2 है तो कॉन्टिन्यूअस तो नहीं होगा, और पार्शियल डेरिवेटिव एक्चुअली यहाँ पे जब फाइंड करोगे आप, 0 0 हो जाएगा पार्शियल डेरिवेटिव दोनों। क्योंकि एक जीरो करेंगे, h 0 0, अच्छा 0 के 0, ओके। तो कॉन्टिन्यूअस नहीं है, लेकिन ये बी ऑप्शन हो जाएगा फिर, है ना। ठीक है, तो सॉल्व करना है। हमारे क्वेश्चन है ना सिलेबस का।
सर ये सर क्वेश्चन 15 नहीं हो रहा है। 15 कह रहा है कि x1 x2 x10 जो है रैंडम सैंपल है, नॉर्मल 80 3 स्क्वायर, मतलब म्यू 80 है और सिग्मा 3 है, यहाँ पे सिग्मा स्क्वायर 9 है मतलब। तो डिफाइंड एस समेशन यू आई है, यू क्या है, अच्छा यहाँ डिफाइन कर रखा है, तो मतलब एक्स आई था नॉर्मल 80 3 स्क्वायर, तो एक्स आई माइनस मीन अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन, इसका नाम यू आई रखा। तो ये तो पता ही आप लोगों को नॉर्मल 0 1 हो गया। अब यू आई नॉर्मल 0 1, एस है नॉर्मल 0 1 का समेशन, और टी जो है यू आई माइनस एस बाई 10 है, तो एस बाई 10 का मतलब क्या, यू बार है ना, एस बाई 10 का मतलब यू बार ना, क्योंकि 10 सैंपल साइज है, तो ये सर x बार एंड s स्क्वायर आर इंडिपेंडेंट। हाँ यू आई माइनस यू बार, यहाँ है आई फ्रॉम 1 to 10, पूछ क्या रहा है, देन वैल्यू ऑफ एस एंड टी, अच्छा स्क्वायर भी है, तो ये आप जानते हैं ना इसके बारे में, यस कि एस तो समेशन मतलब n से डिवाइड कर देंगे तो ये एवरेज हो जाएगा, तो एस और टी एक दूसरे का आप जानते हैं, एक्स बार एंड एस स्क्वायर आर इंडिपेंडेंट, ठीक है, तो उससे हो जाएगा, तो इसको आप ब्रेक कर सकते हैं, ई ऑफ एस इंटू ई ऑफ टी, और ई ऑफ एस, हाँ एस तो एक्स यू बार ही है, यू बार का मीन जो यू का मीन होगा, यू क्या है नॉर्मल 0 1, तो इसका आंसर 0 आ जाना है डायरेक्टली, क्योंकि ई ऑफ एस 0 आ जाएगा, एस क्या है यू बार है, यू स्टैंडर्ड नॉर्मल था 0 ही आ जाना है, ठीक है, तो ये बस नोटेशन चेंज किया है, एस अपॉन एन एक्स बार है और ये एस स्क्वायर बना रहा है, एस स्क्वायर में जस्ट 1 अपॉन एन माइनस 1 गायब है, तो हमें पता है कि दोनों इंडिपेंडेंट होते हैं थ्योरम से। ये कह रहा है कि आपके टू डिस्टिंग्विशेबल मतलब डिफरेंट फेयर कॉइन्स आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली, तो दो डिफरेंट कॉइन हैं और आपने टॉस किया एक साथ, गिवन दैट वन ऑफ देम लैंड्स अप हेड, अच्छा तो दो में एक हेड है, द प्रोबेबिलिटी दैट अदर लैंड्स अप टेल इज इक्वल टू, तो बता रखा है हेड है ना दूसरा वाला, मान लो एक हेड है, कोई एक हेड है, तो क्या हो सकता है, हेड टेल, टेल हेड, हेड हेड, और कोई पॉसिबिलिटी है, एक हेड रहना ही है इसमें से, आप ऐसे आउटकम बताओ इसमें एक हेड होगा ही, सर 2/4 अपॉन 3/4। हाँ उससे भी कर सकते हो आप नहीं तो ऐसे डायरेक्टली हो गया, एक हेड तो होना ही चाहिए, तो 1/3 आ जाएगा ना, और नहीं तो आप कंडीशनल प्रोबेबिलिटी लगा के करो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई गिवन एफ, तो उससे भी कर लोगे, ये डायरेक्टली हमने इसके सैंपल स्पेस लिख लिया, तो इससे भी आ जाएगा 1 बाई, क्या पूछा है, द अदर अप टू टेल्स 2/3 होगा ना, 2 है ना ये, अदर अप टू टेल्स तो 2/3 है कंडीशनल 2/3 आएगा ना, क्योंकि यहाँ पे बोला ना एक पे हेड है और दूसरे पे टेल चाहिए, तो एच टी या टी एच, 2 फेवरेबल आउटकम है आउट ऑफ 3, तो 2/3 होगा। दूसरा तरीका है कंडीशनल से कर दो, कंडीशनल से क्या आपको पता ही है कि जो पूछ रहा है वो इवेंट ई है, दिस इज इवेंट ई एंड दिस इज इवेंट एफ, गिवन एफ ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन एफ, प्रोबेबिलिटी निकाल दो, मतलब ये तो बेसिक क्वेश्चन है बच्चों वाला, तो एम है ऑर्थो नॉर्मल बेसिस फॉर वेक्टर स्पेस, तो ये ग्राम स्मिथ ऑर्थोगोनलाइजेशन लगा सकते हो चाहो तो, है ना, चलो सॉल्व कर सकते हो। एक्स ट्रांसपोज क्या है सर? मैट्रिक्स एक्स वेक्टर होता है ना, हाँ ये तो है। एक्स वेक्टर जैसे आपके पास है x1 x2 x3, ये एक्स वेक्टर है, तो एक्स ट्रांसपोज का मतलब ये हो गया, जैसे आप मल्टीवेरिएट एनालिसिस में करते हो ना वहां पे, ए डैश ए ट्रांसपोज क्या होता है वहां पे, है ना, हाँ सर हाँ सर समझ वही ट्रांसपोज है वो, तो सेम चीज है, तो वेक्टर कॉलम मैट्रिक्स रहता है तो ट्रांसपोज रो मैट्रिक्स हो जाता है। तो पहले तो बेसिस निकाल लो v का, तो v क्या है, mx ट्रांसपोज m इंटू एक्स, m को x से मल्टीप्लाई कीजिए, फिर रेंज स्पेस इसका जो होगा, तो जो इसका रेंज v इज द रेंज स्पेस ऑफ दिस मैट्रिक्स m, और उस रेंज स्पेस से आपको बेसिस बनाना है, तो आ जाएगा
आप m इंटू पहले x ट्रांसपोज फाइंड कीजिए, तो वहां से 3 वेक्टर मिलेंगे, तो वो v का बेसिस है। अब उस बेसिस को ऑर्थो नॉर्मल बेसिस में कन्वर्ट करना है, तो उसके लिए कहा है वो ग्राम स्मिथ ऑर्थोगोनलाइजेशन प्रोसेस जो है उससे कर सकते हैं आप। तो ऑर्थो नॉर्मल बनाना है, पहले ऑर्थोगोनल बनेगा, फिर उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दीजिए तो ऑर्थो नॉर्मल हो जाएगा। ऑर्थो नॉर्मल मतलब मैग्नीट्यूड 1, ये चीज। तो ट्राई करके देखो, समझ आया ना क्या करना है। पहले ये मैट्रिक्स निकालो, फिर यहाँ समथिंग टाइम x1, समथिंग टाइम x2, समथिंग टाइम x3, 3 वेक्टर यहाँ से मिलेगा आपको इसके बेसिस में, और बेसिस में एलिमेंट आएंगे 3 एलिमेंट, तो उस बेसिस को फिर कन्वर्ट करना है ऑर्थो नॉर्मल बेसिस में, ये है। ट्राई करना और सॉल्व करना पड़ेगा। तो ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन अभी नहीं है सिलेबस में, ये ट्राई कर सकते हो आप। 24 क्या कह रहा है कि M एक मैट्रिक्स है, एक्चुअली ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होगा यहां से, और MU ट्रांसपोज बराबर MU, इसका क्या मतलब है, सॉरी MU ट्रांसपोज बराबर U ट्रांसपोज, ये क्या कहना चाह रहा है? U ऐसा वेक्टर है, हाँ, तो इसका M का एक आइगन वैल्यू तो 1 है एक्चुअली, तो पुट करके आप चेक कर लो, है ना, ये मतलब यही है M माइनस आई इंटू यू ट्रांसपोज बराबर 0। तो M माइनस आई का जो आइगन वेक्टर्स आएगा, है ना, मतलब 1 के करस्पॉन्डिंग जो आइगन वेक्टर आएंगे वो V क्या है, देखिए वेक्टर स्पेस है, उसमें क्या है, सो दे आर वेक्टर्स व्हिच वेक्टर सेटिस्फाइंग दिस कंडीशन, और ये क्या कंडीशन है, MU ट्रांसपोज बराबर U ट्रांसपोज, मतलब M की आइगन वैल्यू 1 है, तो आइगन वैल्यू 1 के करस्पॉन्डिंग जो भी आइगन वेक्टर्स होंगे वो इसमें आएगा। तो V वेक्टर स्पेस में कौन से एलिमेंट है, आइगन वेक्टर्स करस्पॉन्डिंग टू आइगन वैल्यू 1, तो 1 आइगन वैल्यू पता है, तो 1 के करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर निकालिए, जो आइगन वेक्टर्स आएंगे वो इसमें V में एलिमेंट है। उसके बाद पूछ रहा है कि डायमेंशन ऑफ V बताइए, पता है क्या पूछना चाह रहा है कि 1 के करस्पॉन्डिंग कितने लिनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर मिलेगा, मतलब 1 आइगन वैल्यू की ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी पूछ रहा है आपसे कि उस 1 आइगन वैल्यू का करस्पॉन्डिंग कितने इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर मिलेंगे, तो वो फाइंड करना है जस्ट, है ना, इसको सब इंटरप्रेट करना है क्वेश्चन को। आइगन वैल्यू 1 है, U आइगन वेक्टर है, तो आइगन वेक्टर कितने इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर मिलेंगे, क्योंकि ये डायमेंशन पूछ रहा है। डायमेंशन क्या होता है, नंबर ऑफ लिनियरली इंडिपेंडेंट एलिमेंट इन द बेसिस, नंबर एलिमेंट इन द बेसिस। देखिए यहां भी यही पूछ रहा है, ऊपर वाले क्वेश्चन में भी सेम था, यहां भी यही पूछना चाह रहा है। क्या पूछ रहा है, नंबर ऑफ लिनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर ऑफ द मैट्रिक्स। तो पहले तो इसका आप आइगन वैल्यू निकालेंगे, ये ट्रायंगुलर नहीं है, ठीक है ना, तो पहले तो आइगन वैल्यू निकालेंगे। आइगन वैल्यू से अगर डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यू आया तो जितने आइगन वैल्यू है उतने ही आइगन वेक्टर होंगे, मतलब कहने का मतलब ये 4x4 की है ना, तो 4 डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यू आई, तो 4 डिस्टिंक्ट है तो 4 इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर मिलेगा ही। लेकिन रिपीटेड आइगन वैल्यू आया तो उसके करस्पॉन्डिंग आपको फाइंड करके देखना पड़ेगा कि उसके करस्पॉन्डिंग कितने लिनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर आता है, ये है। तो मैट्रिक्स की ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी पूछ रहा है मैट्रिक्स की, तो सारे आइगन वैल्यू का जो करस्पॉन्डिंग जो आइगन वेक्टर्स होंगे वो ऐड कर लीजिए, टोटल कितने हैं वो बताना है आपको यहाँ पे। ये ट्रांसफॉर्मेशन छोड़ दीजिए, बाइलिनियर कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का हो गया। ये सब कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के क्वेश्चंस, हमें रियल वाले देखने हैं। सीरीज का क्वेश्चन आप किया सर, फॉरवर्ड सीरीज कौन सा, सीरीज का क्वेश्चन ये, अच्छा, तो 31 देखिए, 31 कह रहा है कि which one of the following statement hold, कौन सा स्टेटमेंट होल्ड करेगी। हाँ, तो इसके बारे में जानते हैं ना आप, ये ज्योमेट्रिक सीरीज है ना, ज्योमेट्रिक सीरीज कब कन्वर्ज करती है, है ना, ये होता है 1 पे इंफिनिटी हो जाएगी, -1 पे एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो जस्ट इस पे, तो कन्वर्जेंस यूनिफॉर्म, देखो आपको यूनिफॉर्मली क्या सिलेबस में है, यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस नहीं है, जस्ट कन्वर्जेंस है ना, तो हमें सीक्वेंस सीरीज, क्योंकि ये सीक्वेंस ऑफ फंक्शन टाइप का हो गया ना, तो इसीलिए नहीं, ये जस्ट एक सीरीज है, लेकिन
सीरीज का यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस नहीं हमारे सिलेबस में ना, हमारे सिलेबस में जस्ट है कन्वर्जेंस। कन्वर्जेंस से हाँ, तो यूनिफॉर्म का छोड़ दो, इसको क्या है ये ऐसे कर लो। अगर बेटर है कि जस्ट आप 19 से 23 को इमीडिएटली सॉल्व कर लो, ये सब भी कर सकते हो, ढूंढना पड़ेगा इसमें। ये 4 ईयर सीरीज भी सिलेबस में नहीं है हमारे, तो ये सब ढूंढना पड़ेगा। हम लोग करते डिस्कस कर ले रहे हैं क्या क्या क्वेश्चन है, इससे ये पता चल जा रहा है कैसे क्वेश्चन आते थे। ये कर सकते, लेकिन ये ओपन सेट क्लोज सेट नहीं है सिलेबस में हमें, तो क्वेश्चन 51 देखिए। हाँ अभी तो बाद में भी आया है ये क्वेश्चन, अभी बाद में नहीं आया है। हो गया ये। हाँ ये तो बाद में 2022 या 23 का है ये शायद, 22 इसका एक्सटेंशन था ये। है ना। तो वहाँ ये पीएमएफ सेम था कि वहाँ सी यहाँ तक लिखा हुआ था, याद होगा आपको। बस वहाँ पे एक इंटरवल दे रखा था जहाँ तक मुझे याद है, हाफ से 2 ऐसा कुछ, और फिर आपसे प्रोबेबिलिटी एट ए पूछा था, ये क्वेश्चन था बस। बाकी यही था बस, यहाँ पे के निकलवा रहा है। अब इसी का अगला पार्ट उन्होंने ये पूछ लिया इसी फंक्शन में, ये चीज है। क्वेश्चन 52 हाँ, 2 रैंडम वेरिएबल नहीं हो रहा सर। ये बता रखा है आपको कि है ना, आसान तो है। देखो 2 रैंडम वेरिएबल x एंड y, रिग्रेशन लाइन गिवन y, तो इसको बोलते हैं रिग्रेशन लाइन y ऑन x, है ना, y x के टर्म में है। तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, by(x) is 5, है ना, मतलब इस तरह से कोएफिशिएंट जो होती हैं। और ये है रिग्रेशन लाइन, अच्छा दोनों सेम ही तो है ओ, लेकिन अब आपको वही प्रॉब्लम है। आपको पहले देखना पड़ेगा। चेंज करना पड़ेगा। हाँ वो चेंज करके देख लेंगे, bx into by की वैल्यू क्या आनी चाहिए, -1 से 1। हाँ आर स्क्वायर के इक्वल होता है ना ये, नहीं bx into by 0 to 1 आर स्क्वायर के इक्वल है ये। तो ठीक है, रूट लेंगे तो -1 से 1 सब कुछ हो जाएगा। लेकिन वो सही इसलिए होता है क्योंकि bxy byx और r सेम साइन रहता है। आप जो कह रहे हैं सही है, मतलब आर स्क्वायर जो होता है bxy into byx। अब ये byx bxy और r तीनों का सेम साइन है। जैसे मान लो ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव है, तो प्रोडक्ट पॉजिटिव हो जाएगा। तो r उस केस में नेगेटिव लेना है क्योंकि r प्लस माइनस आएगा। तो r की वैल्यू प्लस माइनस रूट अंडर bxy into byx लेना है, ये चीज है। तो आप ब्रेक कीजिए इसको, तो आसान क्वेश्चन है। इस पे तो जैम 2023 में भी क्वेश्चन आया, आप चेक कीजिए 2000। इंटीग्रेशन कोएफिशिएंट ऑफ x और y है सर। जी आपको देखना पड़ेगा कौन x ऑन y है कौन y ऑन x है, वो हमें डिसाइड करना पड़ेगा। अब कोई एक ही बनेगा, दोनों नहीं बनेगा। तो एक बनेगा x ऑन y, एक बनेगा y ऑन x, दोनों का फॉर्म सेम ही है, लेकिन हमें चेंज करके वैसा बनाना है, एक x ऑन y दूसरा y ऑन x। चलिए तो देखते हैं जरा। तो हमसे पूछा है x ऑन y, ओके। तो अभी तुम अगर देखो ये फॉर्म में अगर करेक्ट मानता हूं ना, तो वहां से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, उसमें x आ जाएगा आपका 1/10y, हाँ 35/10 ये बनेगा। तो यहाँ से अगर आप लेते हो byx आपका 5 और bxy यहाँ से आ जाएगा 1/10, तो प्रोडक्ट कितना हो जाएगा 1/2। तो वर्क कर रहा है ये, सही है। अगर दूसरे तरह सोचो आप, देखो इसको अगर मैं x में कन्वर्ट करूं तो ये बनेगा 1/5y प्लस 15/5। तो यहाँ से bxy बनेगा 1/5, और इसको सेम फॉर्म में रखो तो उससे बनेगा byx 10। प्रोडक्ट करो इसका bxy into byx 2 आ गया, तो ये गलत फॉर्म है मतलब। तो ये वाला करेक्ट फॉर्म जो हमने किया ये ओके है। और मुझे उसको बनाना पड़ेगा x on y, तो इसको बनाना पड़ेगा x on y, तो ये बना। तो bxy 1/10 हो गया। 1/10 कितना होता है 0.1, तो 0.1 आंसर है। ठीक है, तो x on y मतलब x की वैल्यू y के टर्म में लिखना है, और ये जो कोएफिशिएंट है दिस इज द रिग्रेशन कोएफिशिएंट x on y 1/10, यही आंसर है। तो ये कॉन्सेप्ट जैम 2023 में भी आया, आप चेक कीजिए वहां जाकर 2023 जैम, इस कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन आ रखा है। तो ये देखिए क्वेश्चन नंबर 53 कह रहा है इन एन एग्जामिनेशन देयर आर 80 क्वेश्चन ईच हैविंग 4 चॉइसेस। तो टोटल 80 क्वेश्चन है, हर क्वेश्चन में 4 चॉइस है।
एग्जैक्टली वन ऑफ द दीज 4 चॉइसेस आर करेक्ट, मतलब करेक्ट होने का चांस 1/4 है और इनकरेक्ट होने का 3/4 है, ठीक। A student is awarded 1 marks for each correct answer and minus 0.25 for each wrong answer. तो एक अगर सही करेगा ओके 1 मतलब पॉजिटिव मार्किंग नेगेटिव मार्किंग। ओके सर पहले एक क्वेश्चन ऐसे कर सकते हैं, एक क्वेश्चन के लिए निकाल लेंगे सर प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू 1/4, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू -0.25 इज इक्वल टू 3/4 जी इनटू 80 कर देंगे सर। ओके ठीक है, तो -0.25 x है मार्क्स ऑब्टेन्ड, ठीक है ना, मार्क्स ऑब्टेन्ड 1 क्वेश्चन, तो x1 बोल दो पहले क्वेश्चन में, x1 का मतलब पहला क्वेश्चन, xi मार्क्स ऑब्टेन्ड ऑन क्वेश्चन i, ऐसा समझो, तो ये हो गया 3/4, यस। अब इफ अ स्टूडेंट टेक द आंसर ऑफ ईच क्वेश्चन रैंडमली देन द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ हिज और टोटल मार्क्स इज, तो मतलब x1 से लेके x80 तक, यही है ना, मतलब पहला क्वेश्चन दूसरा क्वेश्चन ऐसे कर दिया मैंने, तो ये है इसका एक्सपेक्टेशन पूछ रहा है, तो चूंकि ये तो आईआईडी है ना, तो 80 टाइम एक्सपेक्टेशन ऑफ x1 और आप इसका पीएमएफ लिख दिया आपने x1 का, तो यहाँ से मीन निकाल लीजिए, पुट कर दीजिए, आ जाएगा, देख लीजिए, ठीक है, वेरीफाई करके देख लो आप लोग। तो x1 वहां से पीएमएफ लिखा हुआ है, x1 से मीन आ जाएगा, हो जाएगा। नेक्स्ट जो है कि x1 x2 xn रैंडम सैंपल यूनिफॉर्म 0 थीटा, देन द MLE ऑफ थीटा, तो MLE क्या आता है यूनिफॉर्म 0 थीटा में, xn हाँ थीटा x लेस देन थीटा, थीटा मोर देन each xi, तो nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स, थीटा मोर देन xi nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स, तो मैक्सिमम वाला, तो ये आसान है, फार्मूला बेस्ड है, ठीक है। तो हमारे पास ये सब सिलेबस का नहीं है, ये भी लग रहा है खत्म हो गया, तो इंटीग्रल इक्वेशन, ये न्यूमेरिकल एनालिसिस का एक्चुअली एलयू डिकम्पोजिशन, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इंटरपोलेट, ये सब नहीं हमारे काम का है ना, ये सब हमारे काम का नहीं ना। अच्छा इसमें ज्यादा क्वेश्चन है, तो पूछ रहा है कि इधर तक क्लोज में, चलिए ये कर सकते हैं हम लोग, तो इस साल पता है ज्यादा क्वेश्चन था 76, ये एन मैट्रिक्स आपको दे दिया है, पूछ रहा है एन सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक है नहीं, सिमेट्रिक तो नहीं है, फिर स्क्यू सिमेट्रिक है तो डायगोनल पे 0 होने चाहिए, नहीं ये भी नहीं है, ऑर्थोगोनल है तो इसके लिए आपको चेक करना होगा A इंटू ए ट्रांसपोज आई आता है क्या, और नॉन इन्वर्टिबल है तो डिटर्मिनेंट n नॉन जीरो है क्या, बस चेक कर लो, इजी है। M is any real matrix trace of n m n ट्रांसपोज इक्वल टू, एक्चुअली मुझे ऐसा लग रहा है ये ऑर्थोगोनल आएगा, चेक करना, लेकिन ऑर्थोगोनल होने के लिए तो डिटरमिनेंट प्लस माइनस 1 होना चाहिए, तो ए भी हो जाएगा फिर, तो एक मिनट, तो कोई एक आएगा, तो बोल रहा है कि ट्रेस ऑफ एन एम एन ट्रांसपोज किसके इक्वल आएगा, सर स्क्यू सिमेट्रिक होगा, स्क्यू सिमेट्रिक है, हाँ सर देखिए सर 3/5 -4/5, अरे मैडम स्क्यू सिमेट्रिक में डायगोनल पे 0 होता है, सर सिमेट्रिक सर 4/5 और -4/5, नहीं नहीं वो तो ठीक है, लेकिन सारे देखना, ए ट्रांसपोज माइनस ए होने चाहिए, आप देखिए ध्यान से, ए ट्रांसपोज माइनस ए कब होगा, तो डायगोनल वाला चेंज होगा ही नहीं, तो हर नंबर जो खुद का नेगेटिव है वो 0 ही है बस, तो इसलिए डायगोनल पे 0 आएगा, तब जाके हो सकता है, चेक करो या तो इन्वर्टिबल है या ऑर्थोगोनल है, वो चेक कर लो क्या है, और m कोई 3x3 का रियल मैट्रिक्स है, तो पूछ रहा है n m n ट्रांसपोज का ट्रेस क्या होगा, तो मुझे बताओ ट्रेस ऑफ ए बी और ट्रेस ऑफ बी ए सेम रहता है, तो कोई दिक्कत नहीं है, ये प्रोडक्ट है ना, इसको चेंज कर दो, तो चेंज कर दो, इसका मतलब है कि ए बी बी ए कर दो, इसको बी मान लो, इसको ए मान लो, या ऐसे करके, तो ये हो जाएगा ट्रेस ऑफ एन एन ट्रांसपोज एम कर दो, एन एन ट्रांसपोज निकाल लो क्या आता है, मतलब ये चेक करो ये क्या है, ऑर्थोगोनल कि इन्वर्टिबल है, इन्वर्टिबल होगा, तो अब ट्रेस ऑफ ए इंटू बी का कोई फॉर्मूला है,
डायरेक्ट बताओ। ट्रेस ए इंटू बी क्या होता है? डायरेक्ट तो वेरीफाई करना पड़ेगा, ये डायरेक्ट तो आएगा नहीं मुझे लग रहा है। तो फाइन करके देखना पड़ेगा। एन एन ट्रांसपोज आई हो जाएगा ना, ये ऑर्थोगोनल है। चेक करो पक्का। इन्वर्टिबल डिटरमिनेंट 0 नहीं है नॉन इन्वर्टिबल है। तो इन्वर्टिबल होगा सर। अच्छा इसने कहा था, एक मिनट मैंने यहाँ गलत लिखा इसका मतलब, हाँ एक मिनट। इन्वर्टिबल होने के लिए डिटरमिनेंट नॉन जीरो होना चाहिए। नॉन इन्वर्टिबल मतलब डिटरमिनेंट जीरो है। एक मिनट, हाँ डिटरमिनेंट जीरो है, ये गलत में लिखा था। नॉन इन्वर्टिबल मतलब डिटरमिनेंट जीरो होगा तभी ना, तो जीरो तो आएगा नहीं, तो ये भी आउट हो गया। तो ऑर्थोगोनल है, फाइन। और ऑर्थोगोनल है तो n इंटू एन ट्रांसपोज आई हो गया, यही चेक करना था। और आई हो गया तो ये जस्ट ट्रेस m आ गया, तो उस केस में ट्रेस m आ गया, क्योंकि i इंटू एम एम हो जाएगा तो खत्म। ठीक है, तो हमने ट्रेस ए भी ट्रेस बी होता है, तो एन 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 ट्रांसपोज साथ ले आया, तो आई हो गया, उससे हो गया। ये हमारे काम का है। देखो कह रहा है कि x रैंडम वेरिएबल है, एक्सपोनेंशियल मीन टू, अभी कुछ दिन पहले ही किया था हमने। सर y भी एक्सपोनेंशियल है। हाँ तो एक्चुअली मेमोरीलेस प्रॉपर्टी से y का डिस्ट्रीब्यूशन भी मेमोरीलेस प्रॉपर्टी x मोर देन 0 x माइनस टू, तो x 3 से स्टार्ट होगा और x माइनस टू 1 से स्टार्ट होगा, तो सपोर्ट y का 1 2 3 ऐसे ही चल रहा है। अच्छा सॉरी, ये तो ज्योमेट्रिक नहीं, मतलब मेरे दिमाग में वो चल रहा है, हाँ मतलब हम लोग पीछे जो क्वेश्चन आया था कुछ दिन पहले हम डिस्कस किए, तो उसमें ज्योमेट्रिक था, तो वो दिमाग में वो चल रहा है। कुछ दिन पहले था ना ये क्वेश्चन, वहां था x माइनस थ्री गिवन x बराबर 3, जो पहले हमने देखा था, तो वहां पे ज्योमेट्रिक दिया। अभी एक्सपोनेंशियल है, तो x एक्सपोनेंशियल 2 है, तो y भी एक्सपोनेंशियल 2 ही रहेगा, क्योंकि x मोर देन 2 है तो x माइनस टू मोर देन 0 होगा, तो मेमोरीलेस प्रॉपर्टी यहाँ यूज हो रही है। ठीक है, तो ठीक है, हो जाएगा काम। तो y मोर देन इक्वल टू t, तो क्या आता है e की पावर माइनस 2t। देखिए ऐसा नहीं, ये तो मीन 2 है, रेट 2 नहीं है ना, तो ये होगा, तो इसका पीडीएफ क्या होगा, ये वाला ना मीन 2 का, तो सीडीएफ आएगा 1 माइनस e की पावर। ठीक है, तो ये पक्का ना, देख लो, हाँ ठीक है, तो ये गलत है, क्योंकि है ना, इसका ध्यान रखना आपको कि रेट है कि मीन है। रेट होगा तो पीडीएफ लैम्डा e की पावर माइनस लैम्डा एक्स, मीन लैम्डा है तो पीडीएफ 1 बाई लैम्डा e की पावर माइनस एक्स बाई लैम्डा। वैल्यू ऑफ ई वाई तो बता ही रखा है, मीन 2 है, तो मीन 2 है तो मीन 2 ही होगा ना, ई वाई तो मीन तो 2 बता रखा है तो 2 ही होगा। खत्म, तो चलिए ये भी खत्म हो गया, हमने ऑलरेडी डिस्कस कर 9 10 तो डिस्कस कर लिया है, तो 2008 का भी हो गया डिस्कसन। मतलब ज्यादा क्वेश्चन है नहीं, 10 से 20 क्वेश्चन मुझे लगता है मिलते होंगे, 10 से 20 क्वेश्चन इस पेपर में है, यही है। 2009 और 10 का हमने डिस्कस किया है। एक मिनट मैं उसका आंसर बताता हूँ, मैंने पिछले साल तो सॉल्व किए थे, इसमें सॉल्यूशन होगा क्योंकि पिछले साल आईपैड से ही पढ़ाता था ना, तो इसमें ऑलरेडी उसके फॉर्मूला लिखा होगा। लास्ट ईयर का अगर मैं नोट्स देखूंगा तो किस ईयर का था वो, अभी हम जो डिस्कस कर रहे हैं 2009 का था, नहीं तो 9 का देखते हैं। लेक्चर 5 गेट लेक्चर 4 में हमने 2005 से लेक्चर 3 में जी, ये फॉर्मूला मिल गया मुझे, तो ये फॉर्मूला है जो फंसा था इसमें, क्वेश्चन नंबर 40 वो था ना, तो 46 आई थिंक था, इसको दूसरा सॉल्व, एक मिनट।